हेलो एवरीवन, आप सबका वांगशान बबल में फिर से एक बार बहुत 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 स्वागत है। चलिए द हाफ मून थीफ के फाइनल पार्ट को शुरू करते हैं। अब तक हमने देखा था जहान ईबो को पेस्ट्री शॉप दिखाने के लिए ले जाता है। जब वो वापस आए तभी वो खुशी से झूम रहा था। आते ही उसने जियांग को ये बताया कि वो हाओ शान को अपने साथ मदद करने के लिए ले रहा है। जियांग ने कहा, हाओ शान के पीछे तो पूरी लड़कियां पागल है और ये किचन में क्या कर पाएगा। हाओ शान ने कहा, तुम हो ना मुझ पर नज़र रखने के लिए। तो जियांग ने कहा, मैं काफ़ी दिनों से ये बताना चाहता था लेकिन मौका ही नहीं मिला। मेरे पास ऑलरेडी एक जॉब है। उसकी बात सुनकर हाओ शान चौंक गया। जियांग ने बताया कि उसने एक हफ्ते पहले पुलिस ऑफिसर बनने के लिए एक इंटरव्यू दिया था जिसका रिजल्ट पॉजिटिव आया है। हाओ शान ने कहा, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, मैं भी तुम्हारे साथ आता। तो जहान ने कहा, तुम अगर साथ जाते तो वो लोग जब तक जियांग को जॉब पर नहीं रख लेते तुम उनको डरा डरा कर ही मार डालते। तो हाओ शान ब्लश करता हुआ बोला, मैं इतना भी डरावना नहीं हूँ। तो ईबो ने कहा, जब भी बात जियांग की आती है तुम तो बहुत ज़्यादा खूंखार हो जाते हो। इसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में चले गए जहाँ पर हाओ शान का डरावना वाला मोड अब भी टर्न ऑन था, जो जियांग को बहुत अच्छा लगा। 28 जुलाई 2020 को हाईक्वान अपने बेटे को कहानी सुनाकर सुला रहा था, लेकिन युआन सोने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब हाईक्वान ने पूछा कि वो क्यों नहीं सो रहा है तो युआन ने पूछा, अंकल ईबो कब आ रहे हैं। जी हाँ, ईबो हाईक्वान से मिलने इंग्लैंड जाने वाला था 29 जुलाई को। युआन बहुत ज़्यादा थक चुका था लेकिन फिर भी ईबो की राह देखते हुए वो जगे रहना चाहता था। हाईक्वान ने किसी तरह से समझा बुझा कर उसे सुला दिया। ईबो आने वाला है इस खबर से न सिर्फ युआन बल्कि हाईक्वान और जोई दोनों भी बहुत ज़्यादा खुश थे। हाईक्वान आखिरी बार ईबो से तब मिला था जब उसकी शादी को एक दिन बाकी था। इसलिए जब ईबो ने उसे कांटेक्ट किया तब हाईक्वान लगभग आधे घंटे तक उसे सुनाता रहा, लेकिन उसका गुस्सा धीरे धीरे शांत होता गया। जब जहान ने ईबो को लेकर उसे मिलने आने की बात कही। अगली सुबह 29 जुलाई को हाईक्वान ने जब अपनी आंखें खोली, जोई को अपनी बाहों में पाया। वो लड़की जिसके लिए वो अपना दिल हार गया था, आज वो उसके साथ था और उसे अपने भाग्य पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था। हाईक्वान धीरे धीरे जोई के पेट पर हाथ फिराने लगा। जी हाँ, जोई फिर से एक बार उम्मीद से थी। हाईक्वान जोई के सीने पर सर रखकर उसके पेट पर हाथ फिराते हुए धीरे धीरे वो लोरी गुनगुनाने लगा जिससे वो युआन को सुलाया करता है। तब तक जोई की भी नींद खुल गई। उसने हाईक्वान के बालों में हाथ फिराते हुए पूछा, तुम क्या सोच रहे हो। हाईक्वान ने कहा, मुझे एक बेटी चाहिए, एक नन्ही सी परी जिससे मैं बहुत सारा प्यार कर पाऊँ। जोई ने कहा, अगर ऐसा है तो मुझे लड़का चाहिए। हाईक्वान ने पूछा, क्यों, तुम्हें बेटी पसंद नहीं। तो जोई ने कहा, बस मैं तुम्हारी परी बनना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई और लड़की आए तो उसे मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगी। हाईक्वान ने मुस्कुराकर कहा, क्यों, जेलस हो रही हो। तो जोई ने उसे जीभ दिखाई। हाईक्वान ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मुझे बहुत सारे बच्चे चाहिए। जोई अब हंसते हुए बोली, हाईक्वान, जब तक तुम उनके पिता हो तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लड़का हो या लड़की, तुम जितना चाहे उतना उनसे प्यार कर सकते हो। बस कुछ हफ्तों तक रुको, फिर हमें उसका जेंडर पता चल जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्वान ने कन्फेस किया। जब युआन पैदा होने वाला था तब हाईक्वान जोई का ख्याल नहीं रख पाया था, इसलिए इस बार वो एक पल के लिए भी जोई को अपनी नज़रों से दूर नहीं होने देता था। उसने जोई से कह कर रखा था, अगर उसे थोड़ा सा भी दर्द हो रहा हो तो वो किसी भी वक्त क्वान को बुला सकती है। वो 24/7 उसके लिए नर्स या फिर सर्वेंट बनने को तैयार है। जोई ने हंसते हुए कहा कि वो अभी सिर्फ 1.5 महीने से प्रेग्नेंट है, इसलिए हाईक्वान को अभी उसके लिए सर्वेंट या फिर नर्स बनने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो उसको बस उसके बच्चे के फादर की ज़रूरत है। अब हाईक्वान उठने से पहले फिर से एक बार अपने प्रिंसेस को पैम्पर करने लगा। डोरबेल बजी तो युआन जंप करके दरवाज़ा खोलने के लिए दौड़ा। कई बार कोशिश करने के बाद उसने आखिरकार दरवाज़ा खोल ही दिया। ईबो ने जैसे ही युआन को देखा तुरंत उसे उठा लिया और उसके चेहरे पर बहुत सारे किसेस किए। पीछे से जहान ने धीरे से ईबो को आगे धक्का दिया और दरवाज़ा बंद किया। हाईक्वान कब से सोच रहा था वो अपनी सारी भड़ास ईबो पर निकालेगा,
कि उसने ईबो का कितना इंतज़ार किया उसके कॉल का, पर ईबो ने उसे मौका ही नहीं दिया। जैसे ही वो हाईक्वान के गले लगा, उसका गुस्सा तुरंत पिघल गया। वो बस इतना ही बोल पाया, अगर दोबारा कभी मुझसे इतनी देर तक बात नहीं की तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगा। ईबो ने भी उससे उसका हालचाल पूछा। दोनों को वो सोफे पर बिठाने के लिए ले गया। जब युआन ने पाया कि ईबो हाईक्वान के साथ बिजी है तो उसने तुरंत शाहजहान की तरफ अपना रुख किया। शाहजहान ने हेल्प के लिए ईबो की तरफ देखा तो ईबो ने कहा, युआन, अच्छे बच्चे बनकर रहो, जानगा तुमसे डर रहे हैं। तो जहान ने कहा, मैं डर नहीं रहा हूँ, बस केयरफुल रहो। तो युआन ने जहान की तरफ मुड़कर कहा, मम्मी कहती है कि मैं बहुत अच्छा बच्चा हूँ, इसलिए डरो मत। इस बात पर शाहजहान ने अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। युआन ने हिलडुल कर अपने लिए जगह फिक्स की। तब तक जहान भी रिलैक्स हो चुका था। हाईक्वान ने पूछा, ईबो, क्या तुम्हारा आइडिया था किडनैपिंग का? तो ईबो ने कहा, मेरा नहीं, झानगा का था। अगर मैं कुछ भी प्लान करता तो किसी न किसी तरह फादर को पता चल ही जाता, इसलिए झानगा ने मुझे कभी कुछ नहीं बताया। हाईक्वान ने जान को शुक्रिया कहा तो जान ने कहा, शुक्रिया की क्या बात है, ईबो मेरा ही तो है। अब हाईक्वान और ईबो दोनों जान को देखने लगे, एक चौंक कर और एक गुस्से से। जान ने अपने कंधे उड़ाते हुए कहा, क्या हुआ? मैं झूठ थोड़े ही बोल रहा हूँ। हाईक्वान, मेरी बात गौर से सुनो, ईबो सिर्फ मेरा है। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकते, पर मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, मैं ईबो को खुश रख सकता हूँ, और जितना प्यार मैं उससे करता हूँ उतना कोई और नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम मेरी पिछली ज़िंदगी के बारे में जानते हो, इसलिए तुम ये कह सकते हो कि मैं ईबो के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हूँ। इसलिए अगर तुमने ईबो को मुझसे दूर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अपनी इस बेशर्मी के लिए भी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, लेकिन जब तक ईबो मेरे साथ है मुझे किसी और चीज़ की परवाह नहीं है। अब तो हाईक्वान और भी ज़्यादा शॉक हो गया। वो बस जान को घूरता रहा, पर कहीं न कहीं उसके दिल में सुकून था। ईबो का ख्याल रखने वाला कोई तो है। ईबो सर हिलाकर जान को घूरने लगा, जैसे कि वो आंखों ही आंखों में उसे डांट रहा हो। तो जान ने कहा, इतने मुंहफट तरीके से बात करने के लिए मुझे माफ़ कीजिए, लेकिन मैं सीधे सीधे बात करता हूँ। पर मैंने जो कुछ भी कहा उसका एक एक शब्द बिल्कुल सही था। ईबो सिर्फ और सिर्फ मेरा ही है। सान का ईबो फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया। तभी उन्हें दरवाजे से हंसने की आवाज़ आने लगी। उन्होंने देखा कि वहाँ पर जोई खड़ी है। उसने हंसते हुए कहा, ईबो, सान जैसा है वैसा ही ठीक है। अगर वो ये जताना चाहता है कि तुम पर सिर्फ और सिर्फ उसका अधिकार है तो यही सही। फिर वो जान से बोली, काफ़ी समय बाद मिले शाहजहान, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। ईबो ने भी उठकर जोई को गले लगाते हुए कहा, मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर कि तुम दोनों साथ हो। सच में जानगा के प्लानिंग का जवाब नहीं। हाईक्वान आंखें बड़ी बड़ी करके जान की तरफ देखने लगा। क्या ये सब तुमने प्लान किया था? उसने कहा। जान ने कोई जवाब नहीं दिया, बस वो मुस्कुराता रहा। तो हाईक्वान ने कहा, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत पॉजिटिव हो। तो जान ने कहा, हाँ हूँ। तो हाईक्वान ने कहा, मैं भी बहुत पॉजिटिव हूँ, खासकर मेरे भाई के मामले में। जोई ने हंसते हुए कहा, ईबो, चलो किचन में चलते हैं, मुझे पता था ये सब ऐसे ही होने वाला है। अब जान और हाईक्वान एक दूसरे को काफ़ी देर तक घूरते रहे। फिर जान ने कहा, मैं वादा करता हूँ ईबो की आंखों में कभी आंसू नहीं आएंगे। तो हाईक्वान ने कहा, ठीक है, अगर कभी मुझे पता चला ईबो तुम्हारी वजह से तकलीफ में है तो मैं तुरंत उसे तुमसे छीन लूँगा। वादा रहा, जान ने कहा। युआन, जो इतनी देर से अपने फादर और जान अंकल को देख रहा था, उसने कहा, ईबो अंकल मेरे भी है। अब दोनों बड़े लोग जोर जोर से हंसने लगे। पूरे माहौल में खुशियाँ छाई हुई थी। सभी लोग आपस में हंसी खुशी से बात कर रहे थे। तभी दरवाजे पर कोई पोस्टमैन आ गया। जब हाईक्वान ने वो लिफाफा खोलकर देखा तो खुशी से उसकी आंखें चमक उठी, क्योंकि उसका डिवोर्स फाइनल हो चुका था। अब वो बिल्कुल आज़ाद था। जोई ने रोते हुए हाईक्वान को गले लगाया। हाईक्वान ने तुरंत जोई को उठाकर गोल घुमाया। ईबो तुरंत किचन से वाइन लेकर आया। अब वो सभी सेलिब्रेट करने लगे। हाईक्वान का हाथ जोई के पेट पर बार बार जा रहा था। ये देखकर ईबो ने कहा, भाई, क्या तुम मुझसे कुछ बोलना चाहते हो? हाईक्वान ने कहा, मैं क्यों बताऊं जब तुम्हें खुद से ही पता चल गया है तो। 1.5 महीना हो गया है, जोई ने हंसते हुए कहा। ये बात सुनकर ईबो और भी स्वीट्स लेकर आया। युआन और जोई जिसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए।
हाइक्वान ने इशारे में कहा कि अभी युआन को कुछ नहीं बताया गया है, इसलिए ईबो ने भी जोई से कहा कि मैं तुम सबके लिए बहुत खुश हूँ। तभी जोई ने उठते हुए कहा, ईबो क्या तुम प्लीज़ युआन को कपड़े पहना दोगे? जान प्लीज़ उसकी मदद कर दो, क्योंकि युआन को कपड़े बदलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हाइक्वान चलो मेरी मदद करो ताकि हम जल्दी से बाहर जा सके। ये तुम क्या कर रही हो? हाइक्वान ने पूछा। तो जोई ने चिल्लाते हुए कहा, हाइक्वान माय डार्लिंग, हम आज ही शादी कर रहे हैं। हाइक्वान ने कहा, जोई मुझे याद है मैंने कहा था कि डिवोर्स के बाद मैं तुरंत तुमसे शादी करूंगा, पर इतनी जल्दबाजी क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारे लिए एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखूंगा। जोई ने कहा, मुझे ग्रैंड सेलिब्रेशन की ज़रूरत नहीं है। शादी के लिए ना कोई पार्टी चाहिए होती है, ना ही गेस्ट, ना ही कोई डेकोरेशन, सिर्फ हस्बैंड चाहिए होता है। मेरे लिए ईबो, शाहजहान, तुम और युआन हो, इतना ही काफ़ी है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग क्या सोचेंगे, ये तक फ़र्क नहीं पड़ता कि हमने कपड़े कैसे पहने हैं, बस मुझे अभी के अभी शादी करनी है। हाइक्वान ने कहा, जोई मैं चाहता हूँ कि शादी के दिन तुम बिल्कुल दुल्हन की तरह सजो, बहुत खुश रहो। जोई ने कहा, मुझे सजने संवरने की ज़रूरत नहीं है, और रहा सवाल खुशी का, तो तुम्हारे साथ मैं हर पल खुश हूँ। मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया है, अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहती, इसलिए अभी के अभी शादी करना चाहती हूँ। तो हाइक्वान ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो रजिस्ट्री ऑफिस बंद करने से पहले चलो जल्दी से निकलते हैं। बस करो, तुम दोनों अभी के अभी चुप हो जाओ। तभी शाहजहान की आवाज़ आई। अब सभी लोग शाहजहान की तरफ देखने लगे। जहान ने कहा, ईबो युआन को अंदर ले जाओ और उसे अच्छे से कपड़े पहनाओ। युआन तुमने कहा था ना तुम एक अच्छे बच्चे हो, तो बिल्कुल अच्छे बच्चे की तरह रहना और अपने अंकल को ज़्यादा परेशान मत करना। हाइक्वान तुम घर की सफाई करो। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा सा सूट है? हाँ है, क्यों? हाइक्वान ने पूछा। जान ने कहा, ठीक है, फिर अच्छे से तैयार होकर रजिस्ट्री ऑफिस पहुंचना। अगर शादी अभी करनी है तो हम प्रॉपर तरीके से करेंगे। मैं जोई को शॉपिंग के लिए ले जा रहा हूँ। ये मेरी तरफ से तुम दोनों की शादी के लिए गिफ्ट है। और हाँ, मुझे मना करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम वैसे भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले। 3 घंटों बाद सभी रजिस्ट्री ऑफिस के सामने खड़े थे। जोई ने एक बहुत ब्यूटीफुल वाइट गाउन पहना था। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि हाइक्वान उसे अपनी नज़रें ही नहीं हटा पा रहा था। युआन भी बिल्कुल शांत खड़ा था। ये बात अलग थी कि वो बहुत ज़्यादा बोर हो चुका था। जब शाहजहान ने अपने पॉकेट से रिंग्स निकाली तब हाइक्वान शॉक हो गया, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थी। हाइक्वान उसे मना करने वाला था, लेकिन ईबो और जहान की नज़रें देखकर वो शांत रह गया। दोनों की शादी होने के बाद जैसे ही हाइक्वान ने जोई को किस किया, ईबो ने कहा, मेरे पास तुम्हारे लिए हनीमून का एक सजेशन है। हाइक्वान ने जोई की तरफ देखा। हनीमून का आइडिया उसे भी काफ़ी पसंद आया था, लेकिन युआन को कहाँ रखे? ईवो और जान ने कहा कि वो युआन को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हनीमून के बाद हाइक्वान और जोई आकर उसे पिक कर सकते हैं। जान ने तुरंत नीचे झुककर युआन से पूछा कि क्या वो अपने ईवो अंकल और जहान अंकल के साथ कोरिया में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता है। युआन ने खुशी से हाँ में जवाब दिया। अब हाइक्वान ने जोई से पूछा कि वो कहाँ जाना चाहती है। जोई ने कहा, उसका हमेशा से सपना रहा है कि वो हनीमून के लिए इटली जाए। जैसा कि तय हुआ था, अगली फ्लाइट से हाइक्वान और जोई इटली के लिए रवाना हुए और झान और ईबो युआन को लेकर कोरिया वापस आ गए। शुक्रवार 31 जुलाई। पिछले 9 घंटों से ईबो और झान फिर से एक बार हवाई सफ़र कर रहे थे। 9 घंटों की लंबी यात्रा के बाद अब वो म्यांमार पहुंच गए थे। पहले पहल तो ईबो बहुत परेशान था युआन को लेकर कि जियांग और हाओशान उसका ख्याल रख पाएंगे या नहीं, पर जियांग एक जिम्मेदार पर्सन था, इसलिए ईबो ने उसके भरोसे युआन को छोड़ने का तय किया। पर मज़े की बात तो ये थी कि युआन को जियांग से ज़्यादा हाओशान पसंद था। शुरू शुरू में तो हाओशान को देखकर युआन डर गया और युआन को देखकर हाओशान भी डर गया, लेकिन जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। अब युआन हाओशान के पीछे पूरे घर में घूमने लगा। जहाँ भी हाओशान जाता युआन उसके पीछे जाता, यहाँ तक कि टॉयलेट में भी। इसलिए उसे भरोसा हो गया कि हाओशान और जियांग युआन को बहुत अच्छे से संभाल लेंगे। ईबो और जान म्यांमार के पैलेस तक पहुंच चुके थे। बहुत आश्चर्य की बात थी, जान और ईबो को किसी ने भी नहीं देखा था। वो सबके नज़रों के सामने होते हुए भी वहाँ पर नहीं थे। किसी को पता ही नहीं चल रहा था। ये देखकर ईबो चौंक कर जान के स्किल की तारीफ करने लगा। अब जान ईबो को ईफे के बेडरूम में लेकर आया। उसे देखकर पहले तो ईफे चौंक गई, फिर अपने आप को संभालते हुए बोली, ईबो
ईबो कुछ और कदम आगे चलकर ईफे के पास पहुंच गया। उसने देखा ईफे ने एक इंडियन कॉस्ट्यूम पहना हुआ है। उसे देखकर ईबो ने कहा, मुझे तो लगा था कि तुम तुम्हारा चॉइस किया हुआ गाउन पहनोगी। तो ईफे ने कहा, वो हमारी शादी के लिए बनाया गया था। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पास्ट की कोई भी चीज़ मेरे फ्यूचर पर असर करे। फिर ईफे ने शाहजहां की तरफ देखकर कहा, तो तुम वो इंसान हो जो ईबो को भगा कर ले गए थे। तो जहान ने उसे करेक्ट करते हुए कहा, जी नहीं, मैं वो इंसान हूँ जिससे ईबो को प्यार हो गया है। उसकी बात सुनकर ईफे मुस्कुराई। तो ईबो ने कहा, क्या तुम यांग यांग से प्यार करती हो? तो ईफे ने कहा, अभी नहीं, पर मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरे दिल से उसे अपनाऊँ। ईबो ने ईफे को बताया कि यांग यांग उसे देखने के लिए चाइना तक आ चुका था। तो ईफे ने कहा कि शायद यांग यांग को मौका देने का सोचकर उसने सही काम किया है। जहान ने उसे पूछा, क्या होगा अगर तुम्हें फिर भी उससे प्यार न हुआ तो? तो ईफे ने कहा, फिर मैं उसे सच्चाई बता दूंगी कि मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उससे प्यार कर पाऊँ, पर मैं उसे अपने दिल में जगह नहीं दे पाई। इसके लिए मैं उससे अलग हो रही हूँ। इस जवाब से ईबो के दिल को सुकून मिल गया। उसने ईफे से अलविदा कहते हुए कहा, 3 महीने पहले एयरपोर्ट पर उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया। अब वो दोनों वहाँ से निकल गए, लेकिन पीछे ईफे कंफ्यूज होकर खड़ी रही। ईबो ने जिद की कि वो शादी होने तक वहीं रुकना चाहता है। जहान ने भी उसकी बात मान ली। ईबो ने देखा कि ईफे अब यांग यांग को शायद अलग नज़रों से देख रही है। वो बार बार शर्मा रही थी। शायद यहाँ भी दो दिल चुपके चुपके मिल रहे थे। जैसे ही शादी खत्म हुई, जहान और ईबो तुरंत कोरिया के लिए लौट आए। जब वो घर पहुंचे, रात के 11 बज चुके थे, लेकिन युआन को ईबो के हाथ का बना हुआ खाना ही खाना था। इसलिए ईबो ने सभी के लिए खाना बनाया। सभी ने साथ में डिनर किया। जब वो सोने के लिए पहुंचे, रात के 2 बज चुके थे। रात को ईबो को एक बहुत ही हॉट सपना आया, जिसमें जहान उसके पूरे बॉडी पर अपने हाथ फेर रहा था, जिससे ईबो को बहुत बेचैनी महसूस होने लगी। लेकिन ईबो तो जहान को अभी भी सज़ा दे रहा था, इसलिए उसने अपने आप पर कंट्रोल किया। पर यह सपना बहुत ही ज़्यादा अजीब था, जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। जब ईबो ने अपनी आंखें खोली, उसने बहुत ज़ोर से मौन किया, क्योंकि जहान उसे प्लेजर कर रहा था। उसने पाया उसने कपड़े बिल्कुल भी नहीं पहने हैं। इससे पहले कि वो कोई आर्गुमेंट करे, जहान ने उसे कैलेंडर और घड़ी दिखाई, जिसके हिसाब से 45 मिनट पहले ही जहान की सज़ा पूरी हो चुकी थी। अभी वो कोई भी विरोध नहीं कर पाया। वो खुद भी चाहता था कि जहान जल्दी से जल्दी ये सज़ा पूरी कर सके। और इधर जहान ने जब ये कहा था कि वो अपने लिमिट्स तक पहुंच चुका है, तो उसकी बात बिल्कुल सही थी, जिसका हर पल ईबो को एहसास हो रहा था। ईबो खुद पछता रहा था जहान से अलग रहकर। इसलिए उसने जहान से कहा कि वो उसे हर रात प्यार करे। जहान ने भी उससे वादा किया। इसके बाद जब भी कभी जहान का कहीं भी एग्जीबिशन होता था, वो ईबो को अपने साथ ले जाता था, या फिर जब ईबो का काम ख़त्म हो जाता था, नेक्स्ट फ्लाइट लेकर ईबो जहान के पास पहुंच जाता था। इसके बाद ज़िंदगी भर ईबो ने कभी भी जहान को इतनी बड़ी सज़ा नहीं दी। जहान को जब भी कभी मौका मिलता था, वो ईबो से अपना प्यार कन्फेस करता था। उसके बर्थडे पर, ईबो के बर्थडे पर, उनके एनिवर्सरी पर, यहाँ तक कि जब भी वो प्यार करते थे। और रहा सवाल चोरी का, तो जहान ने अपने आप को रोकने की बहुत कोशिश की। ईबो ने भी उसका साथ दिया। जहान ने चोरी पूरी तरह से छोड़ दी, लेकिन हाँ, उसने हाफ मून थीफ का कॉस्ट्यूम अभी भी अपने पास रखा। इसलिए नहीं कि उसे देखकर उसे कोई गर्व महसूस होता था, बल्कि इसलिए कि उसे हाफ मून थीफ के कॉस्ट्यूम में देखकर ईबो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था। शायद ये भी जहान के इमेजिनेशंस में से एक था। 3 महीने पहले 11 मई 2020, जब जहान और ईबो कोरिया के लिए निकले थे। सब कुछ ठीक तो है ना? वाइफ ने अपने हस्बैंड से पूछा। सब कुछ ठीक है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, लेकिन वो सॉल्व हो गई है, हस्बैंड ने अपने वाइफ को समझाते हुए कहा।
डार्लिंग, क्या वो वापस आएगा? वाइफ ने पूछा। तो हस्बैंड ने कहा, पता नहीं, पर वो जो कुछ भी करेगा हमें उसका साथ देना होगा। तो वाइफ ने कहा, वो हमसे नफरत करता है ना? हस्बैंड ने कहा, हाँ, पर उसे हक है हमसे नफरत करने का। हमें तभी जुमर की जगह उसे चुनना चाहिए था। एक सही माता पिता कहने के लायक हम नहीं हैं, इसलिए हमें ज़िंदगी भर इसी शिकवे के साथ रहना होगा। वाइफ ने कहा, आशा करती हूँ कि अब तो वो चोरी करना छोड़ देगा, पुलिस उसे पकड़ भी सकती है। तो हस्बैंड ने कहा, पहले वो चोरी करता था, लेकिन अब उसने किडनैपिंग भी की। लेकिन उस लड़के को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो हमारे बेटे के साथ खुश है। हो सकता है कि वो उसे चोरी करने से रोकने में कामयाब हो सकता है कि एक दिन वो उसका दिल बदल दे और उसे हमारे पास भी ले आए। वाइफ ने कहा, अभी हमारे आदमियों को वापस मत बुलाओ। तो हस्बैंड ने कहा, ठीक है, अभी कुछ और दिन रहने देते हैं, पर चलो अभी सोने का समय हो गया है। वाइफ ने हाँ में सर हिलाया। अब दोनों हस्बैंड वाइफ हाथ में हाथ लिए लिविंग रूम से बेडरूम की तरफ चलने लगे, जहाँ हर दीवार पर पिछले 5 सालों में शाहजहां की अलग अलग एंगल से चुपके से खींची हुई तस्वीरें लगी हुई थी। उस कपल के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, लेकिन दुख भरी। आज के लिए बस इतना ही। आशा करती हूँ कि ये एफएफ आपको बहुत पसंद आया होगा। कल से हम एक नया फैन फिक्शन शुरू करने जा रहे हैं, तो फिर रेड थ्रेड से जुड़े रहिए। और हाँ, वांगशान बबल में खुश रहिए। थैंक यू।